हेमंत कैबिनेट के एक फैसले पर राज्य की सियासत में उबाल है। विपक्ष झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पर सवाल उठा रहा है, साथ ही राज्यपाल की गरिमा को तार तार करने का आरोप लगा रहा है। हालांकि जेएमएम का दावा है कि सरकार के इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगा। देखिए रिपोर्ट। सरकार करेगी वीसी प्रो वीसी की नियुक्ति। हेमंत सरकार के फैसले पर सियासी बवाल। बीजेपी और आजसू ने फैसले पर उठाए सवाल। गवर्नर की गरिमा को तार तार कर रही सरकार। झारखंड में सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रतिकुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। कैबिनेट के इस फैसले से झारखंड में सियासी उबाल है। आजसू ने कहा है कि सरकार अंबेडकर के संविधान को नहीं मान रही है, राज्यपाल की गरिमा को तार तार करने में जुटी है। राज्यपाल की भी एक गरिमा होती है। इसके पहले हम लोगों ने देखा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है टीएससी, उसमें राज्यपाल के अधिकार को हनन किया गया। राज्यपाल को संविधान ने अधिकार दिया है, विशेषाधिकार दिया है कि आदिवासी हितों का संरक्षण कैसे करे, शैक्षणिक हितों का उस राज्य का संरक्षण कैसे दे उसको। लेकिन ये सरकार राज्यपाल की गरिमा को तार तार करने में लगी है। ये सरकार राज्यपाल के जो व्यवस्था बनाई गई संविधान में, अंबेडकर जी के द्वारा बनाई गई है, अंबेडकर का सम्मान नहीं कर रही है, संविधान का सम्मान नहीं कर रही है, लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से अगर चाहती है सरकार कि पैनल वो बनाए कुलपतियों का, तो पैनल बनाए, लेकिन अंतिम जो है निर्णय का अधिकार राज्यपाल को मिलना चाहिए। झारखंड के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। कैबिनेट ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर लगाई मुहर। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में सीमित होंगे राज्यपाल के अधिकार। वीसी प्रो वीसी और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए यूनिवर्सिटी में होगी बाकी नियुक्तियां। आयोग के माध्यम से होगी रजिस्ट्रार, प्राचार्य, परीक्षा नियंत्रक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी की नियुक्ति। इस विधेयक के लागू होने से यूनिवर्सिटी की नियुक्तियों में राज्यपाल के अधिकार सीमित हो जाएंगे। हालांकि शैक्षणिक कार्यों के लिए राज्यपाल कुलाधिपति बने रहेंगे, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा कि पहले स्कूल और माध्यमिक शिक्षा को चौपट करने के बाद अब राज्य सरकार उच्च शिक्षा को भी बर्बाद करने पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एक समय में ऐसा स्कूल बनेगा जहां पर 15वीं से एडमिशन होगा, पर उसका रिजल्ट पूरी तरह से फिसड्डी रहा। झारखंड में पहली बार झारखंड की शान नेतरहाट स्कूल के 5 बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल हो गए। ऐसा लग रहा है कि स्कूल को चौपट करने के बाद अब इस सरकार की नजर यहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में है। जो सरकार ने यह कदम उठाया है, इसमें सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले तो भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से रोकना है, दूसरा यूजीसी को बाईपास करना है, और तीसरा कहीं ना कहीं हो सकता है कि पूरा का पूरा खेल जो है आउटसोर्सिंग का चल रहा हो सकता है आने वाले समय में परमानेंट प्रोफेसर ना देकर के, परमानेंट स्टाफ ना देकर के आउटसोर्सिंग का खेल बड़े पैमाने पर झारखंड की यूनिवर्सिटीज में चलने वाला है। विपक्ष सरकार के इस फैसले को गवर्नर की गरिमा के खिलाफ बता रहा है। हालांकि जेएमएम ने दावा किया है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग बना करके सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने जा रही है। तो हमको लगता है कि जो भी कमी बेसी आज तक रही है, उसको दूर करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, कैबिनेट का यह फैसला बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है। इसके बाद जो एकेडमिक कैलेंडर में जो देरी होती थी वो रेगुलर होगा, क्योंकि सरकार का उस पर अंकुश रहेगा। तो स्वाभाविक तौर पे छात्रों के हित का यह फैसला है। इससे पहले ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में राज्यपाल के अधिकार का हनन हुआ था। टीएससी से राज्यपाल को बाहर किया गया और अब यूनिवर्सिटी में नियुक्ति का अधिकार भी सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। ऐसे में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर भी सियासी बवाल तय है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ विपिन की रिपोर्ट।
तो विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके अनुसार अब राज्य के तमाम विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रतिकुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। इस फैसले के बाद सूबे की सियासत गर्म हो गई है, जहां एक तरफ विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी और आजसू का यह कहना है कि इस फैसले से राज्यपाल की गरिमा को तार तार किया जा रहा है, और एक आरोप यह भी लगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ की भी एक कोशिश है। इसको लेकर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष का यह दावा है कि इस विधेयक के लागू होने से राज्य में शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यह कह रहा है कि जहां एक तरफ आपने स्कूली शिक्षा को चौपट किया है, अब आपकी नजर उच्च शिक्षा पर है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं किशोरनाथ शाहदेव, और हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जमील जुड़ चुके हैं जनता दल यूनाइटेड से। आप तमाम अतिथियों का बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले रुख करते भारतीय जनता पार्टी का विश्वविद्यालय विधेयक 2025। इसके अनुसार अब कुलपति हो, प्रतिकुलपति हो या वित्तीय सलाहकार हो, इन तमाम नियुक्तियों में सीधा सीधा हाथ होगा राज्य सरकार का, यानी कि जो अधिकार राज्यपाल के पास थे उन्हें अब सीमित कर दिया गया। प्रतुल जी, कैसे देख रहे हैं? आयुष, आपने वो बहुत प्रसिद्ध में अंग्रेजी की कहावत सुनी होगी, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो टोटलिटोरियन गवर्नमेंट होती है जहां सत्ता के शीर्ष में बैठा एक ही व्यक्ति चाहता है कि वो सारी जो संस्थाएं हैं उनको वो कंट्रोल करे। झारखंड में यही कुछ देखने को मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो आज पहल की है साहब, ये तो पहले भी इनको जो ममता बनर्जी जी हैं वो वेस्ट बंगाल में दिखा चुकी हैं, तमिलनाडु में दिखाया जा चुका है, सेम मॉडल को जो अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त केरला में भी किया गया है, और पंजाब में जब आपकी सरकार तो उसने भी इस मॉडल को अपनाया है। तो ये कहीं ना कहीं जहाँ भी इनकी सरकारें हैं ये चाहते हैं कि जो हायर एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन है, जिसमें निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति होती है और बड़ी नियुक्ति की प्रक्रिया जो होती है वीसीज और प्रोवीसीज की बड़ी पारदर्शी होती है, इसको इन्होंने समाप्त कर दिया साहब। अब सारी नियुक्तियां जो है वो राज्य सरकार के कंट्रोल में होगी। और ये मुझे लगता है जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट है, या आप यूजीसी देखें, यूजीसी का भी जो आप नोटिफिकेशन देखेंगे यूजीसी का 12 फरवरी 2018 को, जिसमें यूजीसी स्पष्ट रूप से कहता है, और यूजीसी क्या है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जो सारे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके गवर्निंग बॉडी, मतलब उनको एक तरह से कंट्रोल करने का ओम्बड्समैन होता है। तो यूजीसी ने साफ कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ को मैक्सिमम स्वायत्तता मिलनी चाहिए। हायर एजुकेशन में एकेडमिक साइड जो है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरी, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी का अगर आप पैराग्राफ 10.3 देखेंगे, 10.6 देखेंगे और 15.1 देखेंगे, तो ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो भी हायर एजुकेशन है, जो भी यूनिवर्सिटी की बात है, मैं आपको जो ये है उसका मैं दिखाता हूँ, जो जिस तरीके से एनईपी के जो पॉइंट्स है, देखिए ये एनईपी के पैराग्राफ्स हैं, बड़े स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि हायर एजुकेशन में अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करना है तो साहब आपको उनको ऑटोनॉमी देनी होगी, पूरे तरीके से उसको स्टेट कंट्रोल से मुक्त करना होगा। देखिए, जब तक राज्यपाल रहा करते थे तो गुणवत्ता शिक्षा पर जोर रहा करता था, और वीसीज और प्रोवीसीज के अपॉइंटमेंट में अधिकांश केसेस में आप देखिएगा कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता था। वो मैं समझाता हूँ आयुष, वो कैसे संभव होता था। अभी तक जो यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के अनुसार में राज्यपाल खुद से किसी जो वीसी है या प्रो वीसी है उसकी नियुक्ति नहीं करता है। इसके लिए बाकायदा एक सर्च कमेटी का गठन होता है। उस सर्च कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं। पहला मेंबर जो गवर्नर नॉमिनेट करता है, एक परिपाटी चली आई है कि उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो उसके चेयरपर्सन होते हैं, वो गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। दूसरे प्रतिनिधि को स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, जो अमूमन शिक्षा सचिव होते हैं या शिक्षा मंत्री होते हैं, या तीसरे जो प्रतिनिधि होते हैं वो यूजीसी के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये 3 बड़ा सुंदर बैलेंस है साहब। स्टेट का भी सही था, गवर्नर साहब का भी सही था, यूजीसी का भी सही था। उसके बाद सर्च कमेटी सारे नामों का आवेदन जो था वो इनवाइट करती थी, और उन नामों के आधार पर, उन आवेदनों के आधार पर जो है फिर वो इंटरव्यूज़ के लिए कॉल किया जाता था। 3 नामों का पैनल को रिकमेंड करती थी गवर्नर के पास ये सर्च कमेटी। गवर्नर किसी एक नाम को एक्सेप्ट करके स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजते थे, फिर वो नोटिफाई होता था। लेकिन साहब आप क्वालिटी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट ने अब जो प्रक्रिया बनाई है उसमें एक अलग से कमीशन होगा, और कमीशन अपॉइंट करेगा। और कमीशन में कौन लोग होंगे? कमीशन का अपॉइंटमेंट सिर्फ मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में।
यानी कमीशन में वही लोग होंगे 70 वर्ष की आयु। मुझे लगता है राज्य सरकार में किसी ऐसी ऑटोनोमस बॉडी या किसी आप कहें कि निगम में या कोई ग्रांट कमीशन में या कोई कमीशन में ऐसी बॉडी नहीं जिसमें 70 साल अपर एज लिमिट हो। 70 साल तक के चेयरमैन होंगे और मेंबर्स होंगे। टेन्योर 5 साल और 4 साल होगा चेयरमैन और मेंबर्स का। स्टेट अपॉइंट करेगी और वो सेलेक्ट करके नामों को जो है वो भेजेंगे चीफ मिनिस्टर के पास। गवर्नर का कोई से नहीं रहेगा। तो ये क्या साहब आप कर रहे हैं? एक जो परिपाटी लंबे समय से चलती आई थी क्वालिटी एजुकेशन में, कहीं ना कहीं राज्य सरकार सारे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी के पदों पे वीसीज, प्रो वीसीज और फाइनेंशियल जो ऑफिसर्स हैं उन पे अपने लोगों को बैठाना चाहती है। और आयुष, वीसीज और प्रो वीसी तो बहुत ज़रूरी है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। अगर ये अपने लोगों को जो गुणवत्ता में कम है या जिनकी वो एकेडमिक या जिनकी वो प्रशासनिक क्षमता नहीं है जो होनी चाहिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए, सिर्फ उनको इसलिए बैठा देंगे। बिल्कुल, देखिए आपने शिक्षा की गुणवत्ता की बात की प्रतुल जी, हमारे साथ आयुष जो फाइनेंस ऑफिसर्स की नियुक्ति है, जो यूनिवर्सिटीज में बड़े पैमाने पर घोटाला चलता है, वो भी पहले बड़े तरीके से गवर्नर हाउस से एक पैनल बनता था और वो होता था। अब स्टेट गवर्नमेंट ने उसको भी ले लिया। यानी कोई घोटाला भी होगा यूनिवर्सिटी में तो स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटेड। बिल्कुल, देखिए यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर जांच होनी बेहद जरूरी है। आगे जब हम चर्चा करेंगे तो उन बिंदुओं को उठाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड टीचर एसोसिएशन ऑफ झारखंड के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राज जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राज, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पास हुआ। देखिए, एक तरफ जिसको लेकर सियासत खूब हो रही है, आप चूंकि शिक्षाविद हैं, इसे कैसे देखते हैं? क्या समझ आता है आपको? क्या इससे शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी या फिर राज्यपाल का अधिकार छीनने से पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था और कमजोर होने वाली है? नमस्कार आयुष जी। देखिए, विधेयक पास हुआ तो ये काफी लेट हो गया। वैसे तो जब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हो रहा था, उसी समय हायर एजुकेशन के लिए भी विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन उसी समय कर देना चाहिए था। राज्य में यह जरूरी था और बल्कि अगल बगल और देश के अन्य राज्यों में भी देखिएगा तो ये इस तरह की संस्थाएं पहले से गठित है। हमको हायर एजुकेशन के क्षेत्र में गठित न होने के कारण जो आज देखिएगा कि पूरे राज्य में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां कुलपति नहीं है। यदि हम फोकस करें झारखंड में रांची विश्वविद्यालय की, तो देखिए यहाँ प्रभार में कुलपति हैं, प्रति कुलपति है ही नहीं। यहाँ के कुल सचिव भी प्रभार में है, यहाँ परीक्षा नियंत्रक प्रभार में है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी के पीजी विभाग हैं जहाँ पर विभागाध्यक्ष नहीं है, कोई ना कोई प्रभार में है। डीन का बहुत अहम पद होता है एकेडमिक के जगत में, वो भी बहुत सारे प्रभार में चल रहे हैं। अगर ये शुरू में ही गठित हो जाता तो कम से कम ये सारी चीजें नहीं होती है। रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस 19 है, मात्र 3 ऐसे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं जहां पर रेगुलर प्राचार्य है, प्रिंसिपल है, बाकी सारे जगहों प्रभार में चल रहे हैं। अगर यह बहुत पहले गठित हो गया रहता तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती है। शिक्षा जगत से बार बार यह मांग की जाती रही कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जाए, लेकिन देर सवेर ही सही। और वर्तमान जो राज्यपाल हैं इनसे भी हम लोग मिले हैं तो उन्होंने भी बहुत पहले ही बताया था कि हम प्रयासरत हैं कि राज्य में विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन हो, ताकि शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति और अन्य जो विषय हैं उस पर राज्य सरकार और झारखंड। बिल्कुल ठीक। देखिए, आपने कहा है कि अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन से काफी सहूलियत होगी। मैं आपकी ही बातों को कुलपति प्रति कुलपति मैं उसी पर आ रहा हूं। उसके अनुसार रजिस्ट्रार, प्राचार्य, परीक्षा नियंत्रक, शिक्षकेतर कर्मी, इनकी नियुक्तियां हो जाएंगी। लेकिन आपने कुलपति, प्रति कुलपति और वित्तीय सलाहकार के बारे में कुछ जवाब नहीं दिया। इसको लेकर अभी भी द्वंद्व है कि क्या यह राज्यपाल के अधिकारों के साथ हस्तक्षेप है? विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन के साथ ही विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ने वाले जितने भी पद हैं वे विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अंतर्गत आ जाएंगे। वो चाहे आपका वित्त परामर्शी हो, वित्त पदाधिकारी हो, कुलपति हो, प्रति कुलपति हो, वो उसकी एक परिपाटी होती है और यह परिपाटी अन्य राज्यों में बहुत काफी पहले से बनी हुई है।
तो यह कुछ नया चीज नहीं हो रहा है, बल्कि विलंब हो रहा है। और किसी का अधिकार लेने और अधिकार देने जैसी कोई बात नहीं है। महामहिम है तो महामहिम है, उनके इच्छा और उनका अनुमोदन हर बार जरूरत पड़ता ही है और पड़ेगा भी। बिल्कुल, देखिए आपके तमाम सवालों के जवाब, एक बात का जवाब नहीं दिया। ये पूरा स्टेट कंट्रोल करेगा, यूनिवर्सिटी जो कमीशन है उसका अपॉइंटमेंट जो होंगे चेयरमैन वो स्टेट करेगा, तो फिर स्टेट के जो लोग चाहेंगे वही ना कुलपति प्रतिकुलपति होंगे। खाली कह देने से कि महामहिम की इच्छा है, जो चाहेंगे वही होंगे। महामहिम नहीं, ये तो विधेयक में खैर प्रतुल जी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अब कुलपति हो या प्रतिकुलपति हो, उनकी नियुक्तियां राज्य सरकार ही करेगी। बिल्कुल। हम फिलहाल रुक कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी का। आप सत्ता में है किशोरनाथ शाहदेव जी, और आपकी पार्टी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ गठबंधन वाली सरकार चला रही है, लेकिन आपकी सरकार पर एक आरोप लग रहा है कि आप राज्यपाल को दिन प्रतिदिन दरकिनार करते जा रहे हैं। साफ तौर पर टीएससी को लेकर भी मामला सामने आया था, और अब जब विधेयक पारित हुआ, विश्वविद्यालय विधेयक 2025, ये आरोप लग रहे हैं कि राज्यपाल की गरिमा को आप लोग बार बार दरकिनार कर रहे हैं, तार तार कर रहे हैं। देखिए, जो राज्य सरकार की मंशा है वो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा मिले लोगों को। इसमें किसी की अधिकार छीनने जैसी बात नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं कि बहुत राजनीतिक गर्म है, मैं बता सकता हूँ दावे के साथ, छात्र खुश हैं, प्रोफेसर का आपने सुन लिया। परेशानी है, भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है। और क्या ये सच नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई तो महामहिम के अधिकार में थे, राज्यपाल के अधिकार में था नियुक्ति वाइस चांसलर का? इतना ज़्यादा घोटाला हुआ विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, खाली उठा के देखिए ना आप ऊपर से नीचे, क्या उस समय सरकार के अधीनस्थ था? तो सरकार के सामने छात्र हों, प्रोफेसर हों या शिक्षा जगत से जुड़े लोग हों, सवाल सरकार से पूछते हैं, और अधिकार आप बोल रहे हैं कि उनका छीना जा रहा है। तो ये दोहरा मापदंड है। मैं कहता हूं कि सरकार अच्छे नियत के साथ सरकार अपना कंट्रोल में ले रही है, तो उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी, सरकार जवाब देगी। अभी भी सरकार को जवाब देना पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है, सत्र क्या नियमित चल रहे हैं? कितने साल से महामहिम के अंतर्गत में चल रहे हैं? सत्र नियमित चल रहे हैं। अभी अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि न तो प्रोवीसी है, सब कुछ यहाँ पर प्रभार में चल रहा है। वाइस चांसलर प्रभार में है, सिद्धू कानू से आके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। जो नियुक्तियां हो रही है विवादास्पद हो रही है। तो जब व्यवस्थाएं खराब है, ऐसे में सरकार अगर फैसला ली है तो उसको समय दिया जाना चाहिए, देखना चाहिए कि सरकार क्या फैसला ले रही है। सरकार की मंशा शिक्षा में सुधार की है, सरकार को अवसर मिलना चाहिए। आने वाले समय में जब देखिए कि व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, तब सवाल उठाइए। तो यहाँ पर है कि आपको सवाल उठाना है, बस उठाना है। चलिए, विपक्ष की भूमिका है कि कहीं भी उन्हें अगर कहीं परेशानी दिखेगी तो वो विपक्ष है, सवाल उठाएंगे ही। रुक करते हैं जनता दल यूनाइटेड का। हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जमील है। डॉक्टर आफ्ताब, विधेयक, अगर इस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और जिस तरह से बहुमत है, सदन में ध्वनि मत से पारित भी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। अब सीधे तौर पर सत्ता पक्ष का यह कहना है कि अगर सरकार ने यह फैसला लिया है, कुछ आगे गड़बड़ियां होती है, कुछ परेशानी होती है, तो राज्य सरकार जिम्मेवार होगी। आप लोगों को अभी से क्यों परेशानी होने लगी? देखिए, इसकी ये जो आज जो मामला है, ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन ये आनन फानन में जो ये मामला अभी आया, ये कौन सी ज़रूरत ऐसे पड़ गई सरकार को कि आनन फानन में ये फैसला लिया गया। हम उस पर आश्चर्यजनक हैं और उस पर हम सशंकित हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय का जहाँ तक सवाल है, राज्यपाल के अधीन था। राज्यपाल चांसलर होते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय के चांसलर राज्यपाल होते हैं, और राज्यपाल के अंडर में वाइस चांसलर हुआ करते हैं। तो वाइस चांसलर के अधीन जो विश्वविद्यालय चलती है, वो विश्वविद्यालय को चलाने के लिए माने कुलपति महोदय को नियुक्त किया जाता था, वो कुलाधिपति महोदय के माध्यम से जी। और एक सर्च कमेटी बनती थी, और सर्च कमेटी बनने के बाद उसको क्लियरेंस दिया जाता था, और उसके बाद उसमें 4-5 आदमी का नाम लिया जाता था, और उसी में से किसी एक को सेलेक्ट किया जाता था। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर
आज आपके अधीन मान लीजिए कि था सरकार, आप चला रहे थे, तो आप इतने दिनों से आप सरकार क्या कर रही है? किसी भी कॉलेजेस में, हम तो उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी स्कूल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। आपके सामने में है यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय के जो अभी कुलपति को हटाया गया, वो कुलपति अभी जो रिटायर किए हैं, उन कुलपति पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। और ये भ्रष्टाचार का आरोप आज नया नहीं लगा है। पूरी सिस्टम जो है रांची विश्वविद्यालय की एकदम चरमरा गई है। आप अगर जा करके देखेंगे तो वहां त्रस्त है बच्चे आजकल ये करने के लिए चाह रहे हैं, ये राज्य सरकार चाह रही है कि कॉर्पोरेट घराने में सारे बच्चे यहां से चले जाएं, और जो सरकारी कॉलेजेस हैं जो रांची विश्वविद्यालय के अंडर में हैं या और जितने भी कॉलेजेस हैं सरकार के अधीन, उन जगहों पर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर न हो, अब वो कॉर्पोरेट के यहां जाकर के पढ़ने के लिए मजबूर हो। जिस पढ़ाई को, जिस एजुकेशन को 5,000 में, 2,000 में रुपया में वो पढ़ करके पास कर सकते थे, उसी पढ़ाई को 2.5 लाख से 3 लाख और 4 लाख और 5 लाख रुपया दे करके पढ़ने पर ये मजबूर कर रहे हैं बच्चों को। एक चीज और आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो विश्वविद्यालय का हाल है, आप सारे महाविद्यालयों में चले जाइए और सारे महाविद्यालयों में आप अपने से जाकर के एक बार आप निरीक्षण कीजिएगा, तो आपको महसूस होगा कि जितने विभाग चल रहे हैं वो कौन लोग ले रहे हैं? वो अतिथि शिक्षक ले रहे हैं। अतिथि शिक्षक के माध्यम से चल रहा था। इन लोगों ने, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने अतिथि शिक्षक को क्या कर दिया? वो किसी को बना दिया कि द्वितीय पाली वाला शिक्षक बना दिया, किसी को अतिथि शिक्षक बता दिया और किसी को नीड बेस्ड बता दिया। आपस में शिक्षकों को इन लोगों ने लड़ाने का काम किया। और आपको बहुत जानकर के अफसोस होगा कि आज लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, 1 रुपया शिक्षक को नहीं मिल रही है। वैसे शिक्षक जो नेट पास हैं, पीएचडी पास हैं, और ऐसे शिक्षक की बहाली हुई थी, यही विश्वविद्यालय ने किया था ताकि बच्चों को पढ़ाने में कोई असुविधा नहीं हो। परमानेंट टीचर आप 2008 में आपने लिया था बहाली, तो 2008 में जो आपने बहाली किया था, जेपीएससी तो आपके पास था। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन किसके अंडर में था? वो तो आप ही के राज्य सरकार के अंडर में था। आपने जिस तरह का बहाली उस समय किया, और उस समय देख लिया कि आप उस समय भी क्या स्थिति बनी थी और आज भी क्या स्थिति है। एक भी उसके बाद से बहाली नहीं हुई है। जब परमानेंट बहाली नहीं हुई है तो नीड बेस्ड को ही किसी को अतिथि बता दिया और किसी को, ये कहां से हुआ? ये उच्च शिक्षा के सचिव के माध्यम से किया गया, एचआरडी के माध्यम से किया गया। एचआरडी बोलता है कि विश्वविद्यालय ने किया और विश्वविद्यालय कह दिया कि एचआरडी ने कर दिया। तो अब सारे शिक्षक जो है उलझ के रह गए। और ये तो आपकी रांची की बात है, जितने भी जिला हैं उसमें आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिएगा कि वहां पर एक ही टीचर, एक ही शिक्षक डिफरेंट डिपार्टमेंट के, कुल मिलाकर ये कहना है कि मैं बता रहा हूं 2025 जब लागू होगा, डिपार्टमेंट को एक ही शिक्षक चला रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचो। तो यही तो कहना है। आपको बताना चाहता हूं, यहाँ उर्दू का शिक्षक जो है, उर्दू का डिपार्टमेंट को चला रहा है संस्कृत का शिक्षक इसी रांची विश्वविद्यालय में। बताइए। देखिए डॉक्टर आफ्ताब, आप ठीक कह रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है, लेकिन इसी व्यवस्था में आयोग बनाने का जो मतलब है, जो मकसद है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, सरकार ने अगर किया है तो अच्छे के लिए किया होगा, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा? अभी हमारे साथियों भाई बता रहे थे, रिजल्ट तो खैर भविष्य में पता चलेगा, लेकिन सत्ता पक्ष का यह कहना है कि यही जो खामियां यूनिवर्सिटीज में है उनको दूर करने के लिए विधेयक लाई जा रही है। चर्चा जारी रहेगी। विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को लेकर 2 तरह के तर्क सामने आ रहे हैं। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि राज्यपाल के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। हम चर्चा करें, हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते प्रतुल शाहदेव हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। प्रतुल जी, सीधे तौर पर कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में अब तक यूनिवर्सिटीज में जो खामियां थी उसी को दूर करने के लिए, तमाम गलतियों को ठीक करने के लिए विधेयक को लाया जा रहा है। विपक्ष को अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये गलतियां किसने की? राज्य सरकार के कारण की। आप देखें, आप भले ही कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस होते हैं,
वो गवर्नर कुलाधिपति होते हैं, कुलपति का अपना साम्राज्य होता है, लेकिन एक ना एक तरीके से पूरा फाइनेंशियल जो बजट है वो स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई करती है। स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोऑपरेशन नहीं मिले यूनिवर्सिटी को तो यूनिवर्सिटी चल नहीं सकती साहब। यूनिवर्सिटी अपने तो खुद से कहाँ, स्टूडेंट से कितने कम फीस होती है, तो जो ग्रांट मिलता है एजुकेशन के नाम पर यूनिवर्सिटी को वो स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के बिना कहाँ चल सकता। और जो इतने अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए, राज्य स्तर के क्या होता है कि अभी सर्च कमेटी बनी, उसमें राज्य सरकार ने अपना प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किया था, एक बार का वाकया था, तो इसके कारण लंबे समय से सर्च कमेटी की बैठक नहीं हुई। अब मैं आपको आता हूं, मैं दोनों सिस्टम को कॉन्ट्रास्ट करके आपको देखता हूं कि क्या क्वालिटी एजुकेशन के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक है? बिल्कुल नहीं है साहब। नेशनल, अभी मैं सुन रहा था एक प्रोफेसर साहब को, वो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा निर्णय है। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मैंने पैराग्राफ्स बता दिए आपको, वो कहता है कि यूनिवर्सिटी को स्वायत्तता देनी चाहिए, पर यहां तो जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम होने जा रहा है, चांसलर्स का, माफ कीजिएगा वाइस चांसलर का, प्रो वीसी का, वो तो पूरे तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट का एक और डिपार्टमेंट बनकर रह जाएगा यूनिवर्सिटी। जो अभी तक अपॉइंटमेंट का सिस्टम था, आयुष, मैं दोबारा आपके जो दर्शक लेट ट्यून की उनको बता दूं, जो चांसलर थे, गवर्नर साहब थे, वो कमिटी बनाया करते थे 3 लोगों की, जिसमें अमूमन एक रिटायर्ड या सिटिंग हाईकोर्ट जज उसकी अध्यक्षता करते थे, एक यूजीसी का प्रतिनिधि होता था, कि एक स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता था। ये आवेदन आमंत्रित करते थे, उसके बाद पैनल को रिकमेंड करते थे गवर्नर साहब के पास, 3 लोगों का पैनल, एक को गवर्नर साहब स्वीकृत करके राज्य सरकार के पास भेजते थे। और अब जो सिस्टम हो रहा है, अब तो जो विश्वविद्यालय आयोग है वो नियुक्ति करेगा, और विश्वविद्यालय आयोग में जो सदस्य और अध्यक्ष उनकी नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। आप देखिए, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होती है तो उसमें प्रतिपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्री होते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। लोकायुक्त की नियुक्ति होती है तो उसमें चीफ जस्टिस होते हैं, गवर्नर, माफ कीजिएगा, उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्रतिपक्ष के नेता होते हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट संस्थान है उसमें पारदर्शिता रखने के लिए एक फेयर कमेटी बनाई जाती है। अब तो जो ग्रांट, जो कमीशन करेगी यूनिवर्सिटी की, इसमें तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। राज्य सरकार जैसे लोगों को चाहेगी उनको थोपेगी। आप देखिए देश का इतिहास किस तरीके से लिखा गया। जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उसमें कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थक, या जहां लेफ्ट वाले थे लेफ्ट के समर्थकों ने कब्जा कर लिया। साहब अकबर को महान बता दिया, उनके साथ लड़ाई लड़ने वाले महाराणा प्रताप को वो जगह नहीं दी गई थी। ये तो अब हिस्ट्री को सही तरीके से लिखा जा रहा है। औरंगजेब के नाम पर सड़कें हुआ करती थी। तो ये देखिए, ये सब दुष्परिणाम है। जहां आप राजनीतिक इंटरफेरेंस अलाउ करेंगे हायर एजुकेशन में, एजुकेशनल सिस्टम्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हायर इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग में, तो हमेशा एक तरफा चीजें होंगी। तो पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए। हमें लगता है स्टेट गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया ये जरूर चैलेंज होगा। यूनिवर्सिटी एक्ट जो है उसके अनुसार भी जो गवर्नर को सारा पावर होता है। और कितनी सुंदर सिस्टम थी साहब सर्च कमेटी के साथ। अपॉइंटमेंट्स का बैकलॉग हुआ, राज्य सरकार उसको उठाए, गवर्नर साहब क्यों नहीं करेंगे? साहब कौन चाहता है कि उसकी लिगेसी में ये लिखा जाए कि जिस समय वो गवर्नर थे, वो चांसलर थे, तो इतने सारे वैकेंसीज थे? कोई नहीं चाहता। तो राज्य सरकार इसमें ये पहल करे, जरूर करना चाहिए राजभवन को। लेकिन हमारा मानना है कि एक बार फिर से, और ये किन किन स्टेट्स ने किया, इन्होंने कहा अगल बगल के स्टेट्स में। कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल में, जहां इस पर लेकर उस समय जो उपराष्ट्रपति थे हमारे अभी जिन्होंने इस्तीफा दिया वो गवर्नर थे, उन्होंने भी इसका प्रतिकार किया था। तमिलनाडु, केरला, पंजाब, जहां टोटलिटोरियन, जहां इनको लगता है कि पूरा पावर जो अपोजिशन के, सेंट्रल अपोजिशन है, हमारे पास होना चाहिए, वैसे ऐसी चीजें करते हैं। और इतिहास को बदलने की जो कोशिश होती है ना ऐसे अपॉइंटमेंट्स के जरिए, इसको रोकना चाहिए। फेयर कमेटी का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। जितने पेंडिंग बैकलॉग्स हैं, मैं आफ्ताब भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं साहब। अतिथि शिक्षक जो हैं, गेस्ट फैकल्टीज के जरिए क्लासेस चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं, आप इनकी पहल कीजिए ना। जरूर सरकार को पहल करनी चाहिए। इनके लिए गवर्नर की आपको क्या आवश्यकता है? ये तो जेपीएससी से अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन वो नहीं कर रही सरकार। अब तो सरकार से प्रश्न होगा ना, 5.5 वर्षों से इनकी सरकार है। बैकलॉग समाप्त कीजिए, प्रिंसिपल्स की नियुक्ति कीजिए, किसने मना किया? लेकिन ये करते नहीं है। तो इनको जब सारा अधिकार है और ये राजभवन से समन्वय बैठाकर नहीं करना चाहते हैं, तो ये दुखद है। ये जो अभी भी राज्य सरकार ने कोशिश की है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हमें पूरा यकीन है कोई ना कोई कोर्ट जाएगा, ये चैलेंज होगा और फिर से एक
अदालती द्वंद्व में एक और नया मुद्दा फंस जाएगा। जी आयुष, आपके तमाम सवालों का जवाब हम सीधे शिक्षाविद से ही ले लेते हैं। डॉक्टर राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राज, आपने कहा कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग की जरूरत थी, इसे लाया गया, ये अच्छी पहल है, लेकिन जो सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है और लगभग सभी के जहन में यह सवाल है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग में जो तमाम नियुक्तियां होंगी वो राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार जिनको चाहेगी उन आयोग के अध्यक्ष पद या उपाध्यक्ष पद पर बैठाएगी, और ऐसे में पारदर्शिता विद्यार्थियों के लिए या फिर नियुक्तियों में पारदर्शिता कैसे रहेगी? इस सवाल का भी जवाब आप दे दें थोड़ा। देखिए आयुष जी, अभी तो यह पूर्ण रूप से गठित नहीं हुआ है, विधानसभा से भी पास नहीं हुआ है, राज्यपाल का भी इसमें अनुमोदन होना है, और बार बार ये बात आ रही है कि राज्यपाल के अधिकारों को काट छाट किया जा रहा है। राज्यपाल तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, और भारतीय संविधान के जहां राष्ट्रपति कस्टोडियन है राज्य में, राज्यपाल हैं, तो सब कुछ देखना है राज्यपाल को। अगर विधेयक बन के आती है और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो राज्य के आने वाले दिनों में लाभप्रद नहीं है, उस पर भी संशोधन हो सकता है। और रही बात कि इसके जो अध्यक्ष वगैरह बनेंगे चाहे जो रहे, तो जिसकी सरकार रहती है उसके लोग हावी रहते हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा में हावी रहना और राजनीतिक हस्तक्षेप क्या लगता है आपको ठीक है? किसी राजनीतिक दल का हावी होना और किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप को आप शिक्षा में मानते हैं कि ठीक है? राजनीतिक हायर एजुकेशन का जवाब हम ही दे सकते हैं, आएंगे आपके पास। लेकिन हाँ, बात तो ये डॉक्टर किशोर शाह तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बात का हम कड़ा विरोध करते हैं। सुन लेते हैं डॉक्टर राज को सुन लेते हैं। प्रतुल जी डॉक्टर राज के जवाब को सुन लेते हैं। जी हाँ, जब बनते हैं तो उसमें उसके प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें अपनी सहूलियत खोजती है। तो ये राज्य सरकार अगर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कर रही है तो हो सकता है कि इसमें डॉक्टर राज आपके पास है। इस सवाल का जवाब लगता है किशोरनाथ शाहदेव जी के पास है, उन्हीं के पास चलते हैं। किशोर जी, सीधे तौर पर यह सवाल उठ रहा है कि पारदर्शिता खत्म करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब भी आप देना चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात को भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल जी ने उठाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति में पारदर्शिता बीजेपी ने बरता? 50 वर्षों तक चुनाव आयोग में खाली प्रधानमंत्री। एक मिनट प्रतुल जी, मैं पूरा कर दूंगा ना, मैं बता रहा हूं ना। बात पूरी कर लें। सर्च कमेटी आयोग से 4 बार पहले विवादास्पद हो चुका है कि नियुक्ति में जनसंघी को बैठा दिया जाएगा। तो किसी तरीके की बात नहीं होती थी। यही तो हुआ है पूरे देश भर में, पूरे संघीय व्यवस्था को बैठा दिया गया है। डिबेट है, मैंने आपका बात को गंभीरता से सुना। मैं जवाब आपको किसी बात से मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, फिर बोलिएगा। तो अपने बोलिए कि मेरी बात जवाब चाहता है। नहीं, चुनाव आयोग की नियुक्ति में क्या पारदर्शिता हुई? 50 वर्ष तक कांग्रेस ने चुनाव आयोग प्रधानमंत्री क्या करते थे? पारदर्शिता की बात कर लीजिए। आपके पास आएंगे, आपको किसी बात से असहमति है, बिल्कुल उस बात को रखेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आप बात करेंगे। तार कर दिया इमरजेंसी लगाने वाले लोग। बात पूरी कर लेने देखिए, प्रतुल जी बात पूरी कर लेने दें। किशोर जी नहीं, हम करें कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप पहले सर्च कमेटी की तारीफ कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कई बार सर्च कमेटी यही रांची विश्वविद्यालय की नियुक्ति को लेकर जबरदस्त हंगामा हो चुका है। एकदम उदाहरण कब हुआ है? अब नहीं, मैं बता रहा हूं यहाँ के नियुक्ति के लिए। नहीं, आप बताइए तारीख भी बता दीजिए कब हुआ, किस साल में कम से कम हुआ, ये बता दीजिए किशोर जी। अरे आप उदाहरण के साथ बताइए किशोर जी, किस वर्ष में हुआ ये बता दीजिए। नहीं, ठीक है, इन्हें तारीख याद नहीं है। किसका रांची विश्वविद्यालय, कौन सा रांची विश्वविद्यालय के कुलपति किशोर जी आगे बढ़िए, अपनी बातों को लेकर आगे बढ़िए।
ये हवा में कह देना कई बार। प्रतुल जी ठीक है, सुन लेते हैं, इन्हें याद नहीं है, अभी याद नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, चलिए बात अपनी बातों को लेकर आगे बता रहे हैं आपको। सच अभी ये आयोग का आया है, आप इसकी भी पूरी तरह से अभी कैबिनेट ने पारित किया है, विधानसभा से पारित होगा, नियमावली बनेगा। आपने खुद कहा है जी कि इसके भी अपॉइंटमेंट के लिए बनाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन उसमें नियंत्रण रहेगा। तो क्या आप नियंत्रण चाहते हैं? आप नियंत्रण चाहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट का नियंत्रण रहेगा तो बीजेपी को नियंत्रण नहीं रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट बना रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट नियंत्रित करेगा, वो नियंत्रित करेगा। हमने कहा पहले ही बार में कि जिम्मेदारी ले रही है राज्य की सरकार, तो इसका स्वागत करिए कि वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है उच्च शिक्षा के लिए। आज मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए अब नियमावली अगर तैयार होगी, जिस तरह से लोकायुक्त की नियुक्ति होती है, विश्वविद्यालय सेवा आयोग में भी नियुक्ति को लेकर अपने सुविधा के अनुसार सब कुछ करते हैं, तो वहां पर नियमावली काम नहीं करती है। स्टेट गवर्नमेंट किसी चीज के सुधार की ओर आगे बढ़ रही है तो उसमें आपकी आपत्ति है। मैंने कहा कि ये नियमावली जब फ्लोर में आ जाएगा, जब विधानसभा से पारित होकर आएगा, और उसके बाद जब इसके लिए भी जब नियुक्ति होगी, चाहे VC की हो, प्रो VC की हो, परीक्षा नियंत्रक की हो, और भी अन्य फाइनेंस अफसर की हो, तो ये नियुक्ति प्रक्रिया सरकार बनाएगी कि किस प्रक्रिया के तहत नियुक्ति होगी। ये आमतौर पे होते रहा है कि ये सीनियर है, वो जूनियर है। आप आमतौर पर देखे हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला है, दूसरे स्टेट के लोग आवेदन करते हैं, यहाँ आके बनते हैं, जिसको यहाँ की व्यवस्था के बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं होती है, वो यहाँ VC बनते हैं, प्रो VC बनते हैं, जो कि 1 साल 2 साल यहाँ के व्यवस्था को समझने में उनको लगता है। तो कई तरह की चीजें हैं, और ये पहला ऐसा राज्य नहीं है जो यहाँ पर ये हो रहा है, कई राज्यों में हो चुका है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। कौन कौन राज्य? कौन कौन राज्य आप पढ़ क्या है? लैपटॉप से देख के बता दीजिए। लैपटॉप से देख के बता, आप तैयार हो? चलिए उन्होंने बता दिया है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, राज्य उन्होंने नाम का जिक्र कर दिया, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, तमाम राज्यों के बारे में बता दिया। भाई किशोर जी गिना रहे हैं कि भाई बीजेपी का स्टेट नहीं किया है, वो ये बताना चाह रहे हैं। आप एक भी स्टेट बता दें, वो ये बताना चाह रहे हैं किस बीजेपी का। और जाइए BHU में देखिए कितना हंगामा हो रहा है। आएंगे आपके पास, BHU में जाके देखिए क्या हंगामा हो रहा है। 10 सेकंड वो खुद बता रहे हैं कौन कौन स्टेट में हुआ है। तो हमसे क्या यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का रिव्यू चल रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, आप अपने पार्टी की बातों को रखने वो बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी का स्टेट नहीं है, वो गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी का स्टेट है। कांग्रेस या तो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं या दूसरे बीजेपी के राज्य हैं, वहां पर ये हो रहे हैं। चलिए कहने का तात्पर्य ये है। चलिए हम जवाब सुन लेते हैं। प्रतुल जी छोटा सा जवाब। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसके तरफ पूरा देश बढ़ रहा है, उसका पैराग्राफ 10.3, 10.6 और 11.1 कहता है कि विश्वविद्यालय में स्वायत्तता होनी चाहिए, सरकारी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। UGC का 4 फरवरी 2018 का अधिसूचना कहता है कि विश्वविद्यालयों में ऑटोनॉमी होनी चाहिए और इसमें सरकारी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये जो बार बार ये बातें कह रहे हैं कि राज्य सरकार इसकी जवाब देगी, यही तो सिस्टम है, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाहती है कि राज्य सरकारों पर विश्वविद्यालय आश्रित नहीं हो। और अभी तो शिक्षाविद को सुनकर मैं हैरान हो गया, वो कह रहे थे कि राज्य सरकार अपने मन मुताबिक लोगों की नियुक्ति करती है। क्यों साहब, क्यों करती है? ये तो वैसी ही नियुक्तियां होती है ना जिसमें बाबर और औरंगजेब महान हो जाते हैं। यही लोग होते हैं जो आक्रांता होते हैं, देश में आकर रहते हैं। तो ये जब एजुकेशन में आप इस तरीके के स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस करेंगे तो ऐसे रिजल्ट्स होंगे। और जो ये बार बार कहते हैं कि ये जो पुराना सर्च सिस्टम था, सर्च कमेटी का, वो कितना अच्छा था, कौन सा विवाद हुआ वो बताने में वो असक्षम हो गए। हाँ, फलाना विवाद था, कौन सा फलाना वो याद नहीं आया इनको। हम लौटते हैं बस फाइनल लाइन। आयुष, ये राज्य सरकार जो भी कर रही है नियमावली, क्या ये पूरा इन्होंने विधेयक, आपके सवाल विधेयक ले आया, विधेयक का प्रारूप है, सवाल का कैसे अपॉइंटमेंट होगा? एक अंतिम सवाल का जवाब हम डॉक्टर राज से ले लेते हैं। डॉक्टर राज, सीधे तौर पर कहना है कि अगर ये विधेयक लागू होता है पूरी तरीके से और सेवा आयोग या फिर राज्य सरकार कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति करती है, तो क्या आपको नहीं लगता है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तमाम नियमों का उल्लंघन होगा पूरी तरह से? पहले तो हमारे टीचर समुदाय और विश्वविद्यालय की बात तो रहेगी ही, और हम लोग इसका स्वागत इसलिए भी कर रहे हैं कि राज्य में एक लंबे अरसे से जो अंधेरा छाया हुआ था उसको शायद ये विधेयक उजाला करे। इसके साथ साथ देखिए, राज्य गठन के बाद 2008 में बहाली हुई और उसके बाद देखिए 17 साल के लगभग हो गया। नहीं ठीक है, इस बात को आपने पहले भी बताया। सवाल का जवाब दे दें, क्या NAP का उल्लंघन होगा या नहीं होगा?
मैंने पॉइंट्स बता दिया, 10.3, 10.6, 15.1। एनपी का उल्लंघन कोई नहीं होगा। कैसे नहीं कैसे नहीं होगा? ये तो लिखित तौर पर है। आ रहे प्रतुल जी आपके पास लिखित तौर पर है, और साफ यूजीसी का भी ये नोटिफिकेशन है, उसमें भी इस बात का जिक्र है, फिर भी आप कह रहे हैं कि एनईपी का उल्लंघन नहीं होगा। कैसे? अपने तर्क को समझाएं थोड़ा। सुनिए, क्या इसलिए नहीं होगा कि जो हम लोग जितने बैठे हैं उन लोग में कोई आदमी ने विधेयक को अभी पढ़ा नहीं है कि विधेयक में आखिर बात आ क्या रही है। जब तक नहीं देखिए, जो भी लोग आते हैं, देखिए हमारे चैनल में जो भी लोग किसी मुद्दे पर बात करने आते हैं वो अमूमन पढ़ के ही आते हैं। तो आप ऐसे कह दे रहे हैं, आप कह दे रहे हैं कि बिना पढ़े आ रहे हैं, तो आप हमारे अतिथियों का अपमान करें, ऐसे नहीं करें। सरकार का भाषा बोल रहे हैं। आज राजकुमार जी को बहुत सारा जानकारी है नहीं, इनके बारे, इनको क्या जानकारी रहेगी सबके बारे में? अरे डॉक्टर ये जो बोल रहे हैं ये बिना तर्क का बात कर रहे हैं, ये इनको क्या जानकारी है जो ये बोले जा रहे हैं? देखिए, हमारे आते हैं और अच्छी बहस होती है, इनको बोल करके भेजा वैसे बता रहे हैं। इसका गवाह मैं खुद हूं कि हमारे अतिथि पढ़कर आते हैं, सरकार तकनीकी विषयों पर भी बातचीत होती है, तकनीकी पहलुओं पर भी बात होती है। तो ये आरोप न लगाए कि पढ़कर न आते हैं। डॉक्टर राज, आयुष एक राजकुमार जी को बहुत सारी चीजें जानकारी नहीं है, इनको पढ़ के आना चाहिए, जानकारी हासिल करके आना चाहिए। एनपी का वायलेशन कैसे नहीं होगा? आयुष, एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है, शिक्षा विधेयक साहब हम सबके श्रद्धेय हैं, पूरा उन्होंने तारीफ कर दिया विधेयक का, बहुत स्वागत कर दिया। तो नया चला नहीं हुआ है अभी विधेयक का, अभी विधेयक को आप जान नहीं रहे हैं तो फिर कैसे जानिएगा अभी क्या क्या होने बाकी है? वो कहावत है ना, पूरी रामायण पढ़ गए ये और अचानक से क्यों लाया गया, आज ही क्यों जरूरत पड़ गई? चलिए, ये शिक्षाविद है, राजनीतिक पहलुओं के बारे में बातचीत ठीक है। हम बच्चों को अतिथि डॉक्टर राज का धन्यवाद करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े और इस मसले पर अपनी तमाम बातों को। डॉक्टर राज, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, और अब विधेयक को लेकर किसको कितनी जानकारी है, किन नियमों का उल्लंघन होगा इस विधेयक के लागू होने से, यह भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। चर्चा जारी रहेगी। विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है। अभी कुछ देर पहले हमारे ही एक अतिथि ने यह सवाल उठाया था कि विधेयक को किसी ने पढ़ा नहीं है और चर्चा करने आ गए। ऐसे कुछ नहीं है, हमारे तमाम अतिथि पढ़कर आते हैं और तमाम जवाब को भी आपने सुना है और आपने समझा होगा कि कितना गहन चिंतन कर कितना स्टडी कर हमारे अतिथि आते हैं, तब ताकि तकनीकी पहलुओं पर बातचीत हो सके। हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर आफ्ताब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आफ्ताब, आप सीधे तौर पर डॉक्टर राज की बात को नकार रहे थे, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, आपको बेहतर जानकारी होगी, बताएं आप। आफ्ताब साहब के पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। देखिए आयुष भाई, और हफीजुल हसन वाली डिग्री नहीं, एक्चुअल की डिग्री। ठीक है, राजनीतिक बात फिर हो जा रही है, हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं। हम लोग देखिए, हम लोग किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने बैठे हैं। और शिक्षाविद हमारे बीच में थे राजकुमार जी, उनको बहुत सारी जानकारियां नहीं थी, उन्होंने खुद भी कहा, इस बात को एक्सेप्ट किया। देखिए, सरकार के अधीन जो भी चीज़ें हैं, हम उस पर भी कहना चाहते हैं कि सरकार के पास में अभी जो विभाग है, क्या वो विभाग सुचारू रूप से संचालित है? स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, बिजली विभाग। मैं सवाल का जवाब लेने वाला था। ये जो चीजें हैं, जब सरकार के पास है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो सरकार के पास में जितनी योजनाएं हैं, क्या वो सही ढंग से संचालित हो रही हैं, कार्यान्वित हो रही हैं? नहीं। और जहां तक विश्वविद्यालय का बात है सर, उच्च शिक्षा की बात है, झारखंड ने अपना एक आयाम, बहुत मजबूत आयाम रखा है शिक्षा के क्षेत्र में, और खास करके रांची को या झारखंड को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्या कारण है कि आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमारा अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे जगह में वो जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो कोचिंग पर डिपेंड करना चाह रहे हैं? क्या वजह है? एक साधारण समय आपको बात बता रहा था कि जब आपके कॉलेजेस में, जब आपके विश्वविद्यालय में, आपके महाविद्यालय में अगर परमानेंट प्रिंसिपल नहीं होंगे तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। दूसरी बात कि परमानेंट वाइस चांसलर नहीं होंगे, कुलपति अगर परमानेंट नहीं है, प्रति कुलपति परमानेंट नहीं है, रजिस्ट्रार परमानेंट नहीं है, आपका ये जो परीक्षा नियंत्रक जो है वो परमानेंट नहीं है, एफओ परमानेंट नहीं है, वित्त पदाधिकारी जी। तो ये जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप अगर परमानेंट नहीं है कोई, तो उसकी जवाबदेही नहीं बनती है।
वो जवाबदेही नहीं मानेगा। आप उसको बैठा दिए हैं, वो सोच रहा हम तो बैठ गए हैं, जितना दिन बैठे हैं उतना दिन में नोच खसोट करके यहाँ को पूरा भ्रष्ट करके और इसको यहाँ से चल दिया जाए, चोरी चमारी करके अपना हम लोग निकल जाएंगे। और मैनिपुलेशन दे देगा कि हमारे साथ तो ये ऐसा था, मैं तो परमानेंट नहीं था, मुझको कोई जानकारी नहीं थी। तो आप ये चीज को अगर हायर एजुकेशन को चलाना चाहते हैं, आप देखिए यहाँ पुरवार साहब हैं सेक्रेटरी, कितने दिनों से हैं उसी शिक्षा विभाग में। आप बताइए, वहां पर मैडम जो है डिप्यूटेशन पर अभी आई हैं, डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो कितने दिनों से वो जमे हैं आप देख लीजिए। लेकिन डिप्टी डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे लोगों को आप एक ही जगह पर 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल जमा करके रखिएगा, विश्वविद्यालय में एक एक ठो कर्मचारी ऐसे हैं यहां पर, एक एक ठो अफसर जो 22 साल से जमे हैं, 20 साल से जमे हैं। आप देख लीजिए, इंक्वायरी करा लीजिए भाई क्या मामला है, कैसे वो जमे हुए हैं, किनके आदेश से जमे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को जब एक जगह पर आप छोड़ दीजिएगा तो वो उसको अपना मकान, अपना घर, अपना गृह समझ लेते हैं और उसी तरह से वो लोग संचालित करते हैं। ना उनको कभी विद्यार्थियों से कोई लेना देना होता है, ना उनको कभी परीक्षाओं से लेना देना होता है, और ना विद्यार्थी के बारे में कभी वो सोचते हैं उनके कल्याण के बारे में, और ना शिक्षकों के बारे में सोचते हैं। अगर आप शिक्षक की बहाली नहीं करेंगे परमानेंट, तो आप ये जो नीड बेस्ड है उसको व्यवस्था बना दीजिए। नीड बेस्ड वाले थे सारे टीचर्स, बहाली हुई थी, उसको आधा को कर दिया गया गेस्ट टीचर, तो गेस्ट वालों को कर दिया घंटी आधारित। अब भाई एक ही जगह पर समकक्ष जो लोग हैं, एक ही डिग्री लेकर के आए हैं, और बढ़िया डिग्री, उससे कुछ ऊंचा कोई डिग्री नहीं होता है, डिलीट ही होता है पीएचडी और नेट के बाद। अगर इतने बड़े बड़े लोगों को लेकर के आप आते हैं और वो वहां पर ज्वाइन किए हैं और बच्चों को बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, उनका सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, और विभाग उनके अपने अपने विभाग में उनका कमांड है, आप उसको तोड़ दे रहे हैं। शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय उनको हटा दे रहे हैं बीच में, और उसके बाद एक फरमान ले आते हैं कि नहीं आपको हटा दिया गया है, आपका तनख्वाह रोक दिया गया है। अब बताइए कि जो बच्चे पढ़ने के लिए मन बना करके आपके कॉलेज में एडमिशन लिए थे, वो तो आप ड्रॉप आउट हो जाएंगे। बोलेंगे जब टीचर ही नहीं है तो ड्रॉप आउट हो जाना है। तब वो मजबूर होकर के कोचिंग संस्थान में चले जाएंगे या कोई बड़े संस्थान में चले जाएंगे। मतलब साफ तौर पर आपका आरोप यह है कि छात्र जो कम खर्च में पढ़ सकते हैं, और वो तब हो पाएगा जब यूनिवर्सिटी में तमाम सुविधाएं ठीक ढंग से बहाल हों, जो कि अभी वर्तमान में नहीं बहाल है। आपको पता होना चाहिए रांची विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति नहीं है। तो प्रतिकुलपति का क्या काम है? परीक्षा देखना, परीक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं, चाहे वो डिग्री बांटना, चाहे जिस तरह का भी चीजें हैं, वो सारी चीजें प्रतिकुलपति ही देखते हैं। लेकिन रांची विश्वविद्यालय में, भाई हमारे यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, इनको पता है अच्छी तरह से, भी ये भी शिक्षाविद है, इनको पता है कि ऐसे तमाम लोग नहीं हैं। और आज ये स्थिति है कि अगर कोई पढ़ाना चाह रहा है तो 22 महीने से, बिल्कुल देखिए, आपने तमाम बातों को उठाया डॉक्टर आफ्ताब, बेहद महत्वपूर्ण, और छात्रों के अगर भविष्य की बात कर लें तो इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। चूंकि हमारे पास वक्त की पाबंदी है, कुछ सवाल आपने उठाए हैं, सत्ता पक्ष से हम उसका जवाब ले लें। हम रुक करते हैं किशोर नाथ साहदेव जी का। किशोर नाथ साहदेव जी, सीधे तौर पर यह सवाल है, शिक्षा विभाग आपके अंदर, स्वास्थ्य विभाग आपके अंदर, डॉक्टरों की नियुक्तियां नहीं हो रही है। राज्य में 37,000 डॉक्टर होने चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन उतने डॉक्टर है नहीं, 7,000 हैं, और नियुक्तियां भी नहीं हो रही है। 30,000 का गैप है। दूसरी तरफ जाते हैं, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वो पहले से आपके अंडर आता है, फिर भी नियुक्तियां नहीं हो रही है। तीसरी बात, नियुक्तियां हो रही हैं सर, आयुष सर, आपको ये पता होना चाहिए, नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन कौन सी नियुक्तियां हो रही हैं? परमानेंट नियुक्तियां नहीं हो रही। मैं उसी पर आ रहा हूं कि परमानेंट नहीं हो रहा है। एक अंतिम सवाल है, कॉलेज में जो पहले से कर्मचारी हैं, जिनका साल 2000 या 2001 से पहले नियुक्तियां हुई हैं, 22 सालों से अल्पसंख्यक कॉलेज में कुछ कर्मचारी वहीं डटे हुए हैं, लेकिन ना तो आज तक उनका प्रमोशन हुआ है और ना ही उनको लेकर कुछ राय विमर्श किया जा रहा है। तो ऐसे में कैसे कहा जाए कि जब विश्वविद्यालय सेवा आयोग आएगा तो सारे रूप सुधर जाएंगे? देखिए, कुछ हमारे दोनों साथी कुछ कुछ विषय उठाए हैं और एक सार्थक डिबेट में बैठे हैं, तो इनको चर्चा करना चाहिए। जैसे चर्चा में ये बात आई कि सरकार अनुदान देती है तो शिक्षा व्यवस्था चलती है जी, ये बात सही है।
कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ऐसे चीजें हैं जो जिनका राज्य सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया, जो जिनका प्रत्येक घर से और प्रत्येक जगह से लगाव है। ये बात कौन कह रहे हैं? राज्य सरकार ने ये बात कौन कर रहा है? कमी है, 5,000 स्कूल बंद करा दिया, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, 5,000 स्कूल बंद करा दिया, वो ये अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, राज्य सरकार अपॉइंटमेंट बात पूरी कर लेने विश्वविद्यालय था जो थोड़ा पलायन करा जनता जानती है, जनता को पकड़ा दिया है और इनको तो अब विपक्ष के रूप में भी नहीं आप जवाब देना। 27-30 हजार डॉक्टर की गैप क्यों है? हाई स्कूल में परमानेंट हेडमास्टर्स क्यों नहीं है? ये तो सब को लेकर कई तरह के प्रश्न विपक्ष की ओर से एक्सेप्ट 2025 को लेकर के जब यह विधेयक लागू होगा तो राज्यपाल के अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा, उनकी गरिमा को तार तार किया जाएगा। हालांकि अभी सिर्फ कैबिनेट से मंजूरी मिली है, अभी इस विधेयक को सदन में जाना है, वहां से पारित होना है, फिर राज्यपाल के पास जाना है। अभी एक लंबा प्रोसेस बचा हुआ है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस विधेयक को लेकर क्या राजनीति होती है या पूरी तरह से यह विधेयक जब पारित होता है तो जितनी परेशानियां हैं वो उनका समाधान होगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। किशोर नाथ शाहदेव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। किशोर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जमील जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए थे। डॉक्टर आफ्ताब बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।